हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित्रा स्टोरीज हिंदी। हम इस कहानी में तुम या मैं इस स्टोरी के बारे में जानेंगे। अरुणाचलपुर नाम के गांव में नटवरराज नाम का एक अमीर व्यक्ति रहा करता था। उसका मन बहुत ही अच्छा था, इसलिए उस गांव में बहुत सारे लोग उन्हें तरह तरह की मायावी बातें बताकर, मस्के मारकर हमेशा थोड़े बहुत पैसे ऐंठने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन नटवरराज के पास वो डाल गला ही नहीं करती थी, क्योंकि वो उनकी मायावी बातों में फंस जाए इतना भी भोला नहीं था। वो अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत लक्ष्य रखकर उन्हीं लक्ष्यों के लिए जीता था। वो ऐसे स्वभाव का नटवरराज एक बार अपना काम पूरा करके जब घर आ रहा था, तब रास्ते में एक पेड़ के नीचे 10 बरस के उम्र वाले दो लड़के पेड़ के उस तरफ एक और पेड़ के इस तरफ एक गिरे हुए थे। उन्हें देखकर नटवर, अरे बेचारे, लगता है चक्कर खाकर गिर गए हैं। यहाँ पर दोनों भाई हैं शायद। ऐसे उनके पास जाकर थोड़ा सा पानी उन पर छिड़ककर उन्हें उठाकर वहां बैठाकर उनके बारे में पूछने पर उनमें विचित्र बात ये थी कि वो दोनों लड़के भाई नहीं थे, अलग अलग गांव से उस गांव में आए अनाथ बच्चे थे। वे दोनों संयोगवश एक ही पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाकर उन्हें पेट भर भोजन देकर उनसे, बेटा, आप लोगों का नाम क्या है? ऐसे पूछने पर पहला लड़का, अन्नेश्वर जी। और आपका नाम क्या है? श्रीनिवास जी। ऐसे कहने पर उन दोनों बच्चों को फिर से किसी अनाथालय में भेजना है या फिर उसी के साथ रहकर वहां पढ़ाई करेंगे, ऐसे पूछता है। उस पर वे दोनों बच्चे, अब से हमें अनाथ नहीं रहना है, ऐसे कहने पर बच्चे न होने पर नटवरराज को भगवान ने दिए हुए दो बच्चे हैं ऐसे लगकर उनमें से बड़ा लड़का श्रीनिवास और छोटे लड़के अन्नेश्वर को भाई बनाकर उन दोनों भाई को अपने बेटे बनाकर उन्हें पाल रहा था। वो ऐसे जो दो बच्चे अनाथ थे, नटवरराज के बेटों के रूप में बहुत ही सम्मान से जी रहे थे। उनकी उम्र बढ़कर बड़े हुए भाई अपने पिता के नाम पर कोई आँच आए बिना अच्छे स्वभाव के साथ जी रहे थे। वे लेकिन फलों को खराब करने के लिए एक ही फल जैसे काफी होता है, वैसे ही गुरुनाथ नाम का उस गांव में रहने वाला एक व्यक्ति उनकी जिंदगियों में आता है। इसलिए उन दोनों भाइयों के साथ अकेले अकेले में मिलकर उनके मन को खराब करता था। वो, अरे बेटा श्रीनिवास, तुम्हारे पिता नटवर आज बहुत ही भाग्यशाली हैं। भले ही तुम हीरे जैसे बेटे को जन्म ना दिया हो उन्होंने, लेकिन पालकर इतना बड़ा व्यक्ति बनाता। उन्होंने जो भी किया तुम्हारा हक था उन पर, इसीलिए उनकी जायदाद तुम्हें ही मिलनी चाहिए। ऐसा होगा तो ही तो उनके विचार जिंदा रहेंगे ना। नहीं मामा, मेरी ऐसी कोई आशाएं नहीं है। कहीं पर रोड पर जीने वाले हम दोनों बच्चों को छत देकर इतना बड़ा किया उन्होंने। वो तो तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें सब कुछ सच ही बता रहा हूँ बेटा। अपने पापा को मना कर कैसे भी कर लो ये जायदाद अपने नाम। उन्हीं की तरह तुम अच्छे कामों में लगो, यही देखने की आशा है मेरी। ऐसे वहां आग लगा देता है। वो इस तरह वहां अन्नेश्वर को भी श्रीनिवास को बताए बिना मिलकर उसे भी नटवरराज की जायदाद लेने के पीछे लगा देता है। वो बस वहीं से वो शुरुआत हो गई। दोनों भाई अपने पिता को मनाने में लगकर दोनों ही भाई बहुत अच्छे से पेश आकर अच्छाई का नाटक करते हुए हर बार दोनों भाई एक दूसरे से टक्कर करते हुए अपने पिता की नजरों में बहुत ही अच्छा बनना है, इस बात की बहुत कोशिशें करते हैं। वे एक दिन छोटा बेटा अन्नेश्वर पिता के पास आकर, पापा, हमारे गांव में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए उचित वैद्य और दवाइयों का आयोजन किया। अगर उसकी शुरुआत आपके शुभ हाथों से होगी तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर नटवरराज खुशी से अन्नेश्वर को जवाब देने जा रहा था, तब श्रीनिवास वहां आकर, पापा, हमारे आसपास के सारे गांव में बुजुर्गों तक सारी दवाइयाँ पहुँचे, इस चीज़ का आयोजन किया है मैंने। उस महान कार्यक्रम को आपको ही अपने हाथों से शुरू करना होगा।
ऐसे कहने पर अन्नेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। अपने ही गांव के लोगों के बारे में सोचकर पिता की नजरों में अच्छा बनकर जायदाद हड़पने की कोशिश में था तो उसका भाई कम भाई उसी विचार को आसपास के सारे गांव में प्रयोग करके उससे ज्यादा नाम कमाने पर अन्नेश्वर को बहुत ही ज्यादा जलन होती है। बस वहीं से शुरुआत हुई। तुम या मैं इसी बात के पीछे और तो और जायदाद हड़पने के पीछे लगे हुए थे। हर बात पर तुम या मैं इसी बात में आपस में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में लगे रहते थे वे दोनों। ऐसे भले ही नटवर राज को उन दोनों के बेट के बारे में नहीं पता था, दोनों भाइयों की वजह से गांव वालों का बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसी बात पर नटवर खुश था। इस तरह अपनी समझदारी से जो मेहनत करके इतना कुछ कमाया था वो अपने पिता के जायदाद और सराहना के लिए एक निवेश की तरह इस्तेमाल कर रहे थे दोनों। ऐसे कुछ समय गुजरने के बाद अचानक से एक दिन नटवर राज मर जाता है और तब गुरुनाथ उनके पास आकर पहले श्रीनिवास को एक कोने में ले जाकर, अरे क्या श्रीनिवास, सोने जैसा व्यक्ति, ऐसे अचानक से कैसे मृत्यु हो गई उसकी? सब कुछ नींद में ही हुआ मामा जी। अरे वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम तो कर दी ना जायदाद। सब अभी जान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, अभी तो जायदाद की कोई बात ही नहीं हुई है। ऐसे कहने पर गुरुनाथ इतने समय से उन दोनों भाइयों के बीच जो आग लगा रहा था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इस बात पर उदास था। अरे ये क्या हुआ? तुम और वो मिलकर हर साल तुम या मैं की प्रतियोगिता करते थे ना, वैसे कुछ काम नहीं हुआ क्या? ऐसे दोनों भाइयों के बीच जायदाद को लेकर और आग लगाता है। नटवर राज की अंतिम रीतियां पूरी होते होते दोनों भाइयों के बीच दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। अपने पिता की जायदाद उसे मिलनी चाहिए या उसे मिलनी चाहिए, इस बात पर लड़ा करते थे। उस पर गांव के सारे लोगों को उन दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे दोनों भाइयों के बीच जायदाद की बात गांव भर फैल जाती है और तब एक बुजुर्ग व्यक्ति उन दोनों भाइयों के बीच में सुलह करने के लिए वहां आकर, देखो बच्चों, तुम्हारे पिता अच्छे व्यक्ति थे। उनकी छाया में पले दोनों बच्चों को उन्होंने बहुत विश्वास से पाला था तुम्हें। ऐसे में तुम दोनों, तुम या मैं, इसी अड़चन में फंस कर ऐसे जायदाद के लिए लड़ाई करना ठीक नहीं है। तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, तुम्हारे पापा के दिए हुए जायदाद में से तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे कहने पर दोनों भाई एकदम चौंक जाते हैं। इतने सालों से जो इतने लाड़ प्यार से देख रहे थे उन्हें, उसी पिता के उनके साथ ऐसे अन्याय करने पर उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं, देखो बच्चों, शायद तुम्हारे पिता तुम्हारे नाम अपनी वो जायदाद कर भी देते, लेकिन हाल ही में जो तुम अच्छे काम कर रहे थे, वैदिक विस्मय लोगों तक पहुंचा रहे थे ना, उस पर उनके आदेशों के तुम दोनों वारिस हो, इस पर तुम्हारे पापा खुश हुए थे। उन्होंने जो 2 अनाथों को छत दी थी, वो समाज की इतनी सेवा कर रहे थे कि उनकी जायदाद को और कुछ अनाथ बच्चों की जिंदगियां संवारने के लिए उपयोग करें तो वो लोग आगे और लोगों की जिंदगियां संवारेंगे। इसी बात का विचार किया उन्होंने। इसीलिए उन्होंने अपनी जायदाद को आसपास के सभी अनाथ आश्रम में बांट दिया। उसका खास ध्यान रखने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था। ऐसे जायदाद छीनने की कोशिश में जो दोनों भाइयों ने अच्छे काम किए थे, उस पर वो जायदाद कितने सारे अनाथ बच्चों में बढ़ गई है। ये बात सुनकर इतना अच्छा संकल्प करने वाले उनके पिता कितने अच्छे हैं ये पता चलता है। इतने समय से जो वे लोग कर रहे थे उन पर उन्हीं को घिन आती है। इसलिए पेट भरते ही उनमें जो भी स्वार्थ था उसी दिन मारकर उनके पिता के इच्छा के अनुसार आदर्शवन जीवन जी रहे थे। वे दोनों भाई उनके पिता की आत्मा को शांति मिले इसलिए अच्छे काम के रूप में तुम या मैं इस बात की प्रतियोगिता फिर से शुरू करते हैं। लेकिन इस बार उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था। कहानी आखिर तक देखी है, मतलब थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी ना। हो सके तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।